ओके, तो एक क्वेश्चन है आपके पास कि 6 इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट कितना है 1। तो इंटीजर किन्हें कहते हैं आपको पहले पता होना चाहिए कि जो डेसिमल में नहीं होते, कंप्लीट वैल्यू में होते हैं। तो मैंने मान लिए 6 इंटीजर्स हैं, ये जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इनका प्रोडक्ट दे रखा 1 और इनका सम क्या नहीं हो सकता पूछा है। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देखो, सम 1 लाने के लिए सबको 1 होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो सॉरी, प्रोडक्ट 1 लाने के लिए गुणा करने के बाद 1 जब ही आएगा जब ये सब 1 होंगे। अब आप कहोगे नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है 1/2 इंटू 2, ये भी तो 1 ही होता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन आपको ये पता चल गई कि सारे के सारे एक होने जरूरी है। अब ये एक में +1 भी हो सकता है, -1 भी। मान लो सारे के सारे -1 होते, मान लिया सारे के सारे -1 होते, तब भी प्रोडक्ट +1 ही आता। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब वो कह रहा है कौन सा सम नहीं हो सकता, तो दिमाग लगाओ, देखो क्या है, 1 -1 1 -1 1 -1, यानी कि अगर 3 बार -1 आ जाए और 3 बार +1 आ जाए तो इनका सम हो जाएगा 0। तो ये वो कंडीशन है जब 0 आ जाएगा सम। लेकिन अगर मैं 1 -1 1 -1 1 -1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आंसर -1 आएगा, ना कि +1। और हमें आंसर क्या चाहिए? +1। तो हमें समझ आया कि पहली कंडीशन सारे 1 हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपका 0 कब आएगा? जब आपके माइनस ऑड टाइम्स आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे? ऑड टाइम्स। और अगर माइनस ऑड टाइम आएंगे तो ये -1 आएगा, +1 आएगा ही नहीं, यानी कि 0 कभी नहीं हो सकता। ओके, अमन ने 231.20 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदी। आशीष को 88.40 रुपए में कुछ पुस्तकें बेच दी, लेकिन बेची किसमें? क्रय मूल्य पे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। अगर ये क्रय मूल्य ना होके विक्रय मूल्य होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो कितनी बुक बची है? तो मैं पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करना। मान लो आपने 2 रुपए की एक चीज खरीदी। कितने रुपए की? 2 रुपए की। और आपने 50 चीज खरीदी, तो कितने रुपए खर्च किए? 100। आपने उन 50 में से 30 चीज बेच दी। कितने की? 2 रुपए की, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं। ये वाली हिंट देखना, ठीक है ना। बेच दी तो कितने की बेची होगी? 60 रुपए की। तो अब देखो, अगर मान लो ये 2 रुपये अभी मैं छुपा देता हूं और मैं कहता, और ये भी छुपा देता हूं और आपसे कहता कुछ चीजें 100 रुपए की खरीदी, उनमें से कुछ चीजें 60 रुपए की बेच दी, तो कितनी चीजें बची ये बताओ। अब देखो, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये 60 चीजें जो बेची है क्रय मूल्य पे ही बेची है। तो होगा क्या? आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को भाग करता हो। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है न्यूनतम। तो सबसे छोटा नंबर आ गया 2। तो कितना आ गया? तो आपने इसे भाग किया तो कितना आ गया? 50। और वहां कितना आ गया? 30। ठीक है ना। तो आपको वही नंबर मिल गया जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक, और ये छोटा नंबर 2 कहाँ से आया? ये 50 और 30। 50 का आप वो लिखोगे, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 5 5। 30 का आ जाएगा 2 5 और 3। ये आपके क्या आ गए? प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अगर मैं इसमें से HCF निकाल देता हूँ, HCF पता है ना क्या होता है? तो HCF में एक तो 2 आ गया और एक 5 आ गया, 10। ठीक है ना। यानी कि आपको 10 वो कॉमन नंबर मिल गया जो दोनों को भाग करेगा। अब आप कहोगे सर आपने तो 2 माना था। मैं तो 2 भी मान सकता था, 4 भी, कुछ भी, लेकिन हमें तो नहीं पता ना क्या मानना। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको ये पता करना हो कि वो कॉमन नंबर क्या है जो दोनों को भाग करेगा, तो आपको क्या निकालना होता है? HCF। तो वही हमें ये करना है, 231.20 और 84.40 का HCF निकालना है। HCF निकालने का वही तरीका था, मैंने बताया था। आप चाहो तो इसे बटे 100 लिख दो और इसे 88/40/100। अब इनका HCF निकालो। HCF निकालने का वही तरीका है, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM।
इन सबका HCF निकालोगे तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो आएगा 6.8। क्या आ जाएगा? 6.8, यानी कि 6.8 रुपये। 6.8 रुपये वो कॉमन नंबर है जो इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा, और सबसे छोटा कॉमन नंबर। और भी हो सकता है लेकिन ये सबसे छोटा है। तो हमने क्या करा, इसी को मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो अगर मैं 231.20 को भाग करता हूँ 6.8 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। और अगर मैं इसको 88.40 को 6.8 से भाग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितनी वस्तुएं बेच दी। अब कितनी वस्तुएं बची होगी? 34 में से 13 जाएगा तो 1 और 2, 21 वस्तुएं बची होगी। इस क्वेश्चन में बस दो ही चीज देखने वाली है। पहली चीज की जो वस्तुएं बेची वो क्रय मूल्य पे होनी चाहिए, अगर विक्रय मूल्य पे भी तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वो सबसे छोटा नंबर निकालना पड़ेगा जो दोनों को भाग कर दे, और वो कैसे निकलेगा? HCF से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए। एक ट्राइंगल है PQR। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब डायग्राम नहीं देगा तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। और PQR में QS है आपका, सॉरी QS लंब, RT भी लंब है, RT भी लंब है, ठीक है ना। और एक कहाँ पे काट रहा है? O पे। सबसे पहले तो आपको ये एंगल QOR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है 180 माइनस एंगल P। क्लास 9th का है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 कर लो, उसमें क्वेश्चन है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, उसमें दे रखा है, ठीक है ना। चलो, तो आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा जब P पता हो। तो P इन्होंने दे रखा है 56, तो ये मिल जाएगा 124। चलो, अब इसके बाद कह रहा है इसका एक समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर। इसका एक समद्विभाजक खींचा मतलब बराबर और बराबर। ये मिल रहे हैं मान लो M पे, ये एंगल पूछ रहा है। तो इसके लिए एक और थ्योरम है जो ही इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9, क्या है कि एक त्रिभुज के अगर समद्विभाजक कहीं पे मिलते हैं, ये समद्विभाजक है और ये भी समद्विभाजक है, मिलते हैं, तो ये जो एंगल होता है वो होता है 90 प्लस a/2। तो यहाँ पे भी लगा दो 90 प्लस a। कौन सा है? ये ऊपर वाला एंगल। और इस ट्राइंगल के लिए एंगल OMR के लिए ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल O। बस यहाँ पे गलती करके बच्चे ये वाला एंगल रख देते हैं। एंगल O कितना था? 124। 124 का आधा 62, तो आंसर आ जाएगा 152 डिग्री। दैट इज आंसर नंबर 1। ठीक है, थैंक यू।